हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है 11th क्लास की केमिस्ट्री की बुक जो कि आप देख रहे होगे। इसमें आज हम लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। ज़्यादा देर नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस दिस चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका मराठी में मीनिंग होता है रसायनशास्त्राचे काही पायाभूत विचार। रसायनशास्त्राचे काही पायाभूत विचार। केमिस्ट्री यानी रसायनशास्त्र, कॉन्सेप्ट यानी विचार, बेसिक यानी पायाभूत, सम यानी काही। रसायनशास्त्राचे काही पायाभूत विचार। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं 1.1 जिसका वो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दिया है डेफिनेशन केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंज इट अंडरगोस अंडर डिफरेंट कंडीशन। केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है मैटर्स की, और मैटर क्या है आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। मैटर यानी ऐसी कोई चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उसका खुद का मास हो, उसी को मैटर कहा जाता है। द सब्सटेंस इन विच द ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग द मास इज कॉल्ड एज मैटर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए, और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस भी होना चाहिए, और अंडर डिफरेंट कंडीशन, हर एक कंडीशन में उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए और फिजिकल केमिकल चेंजेस होना चाहिए। इसी को हम केमिस्ट्री कहेंगे। केमिस्ट्री को हम सेंट्रल साइंस भी कहा जाता है। क्यों सेंट्रल साइंस कहा जाता है? क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट में यूज़ होती है। केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं तो यूज़ होता ही है। जैसे कि आप बायोलॉजी की बात देख लो, हमारे मेटाबॉलिज्म आप देख रहे होंगे, केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में जब तक के होती नहीं तब तक हम जिंदा नहीं रहते। जब जैसे हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो इसका मतलब ये केमिस्ट्री का यूज़ हमारे बायोलॉजी में भी हुआ, फिजिक्स में भी होता है, और भी स्पेस साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, अप्लाइड साइंस है, अर्थ साइंस है, और हमारी एवरीडे लाइफ में भी केमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है। केमिस्ट्री का स्टडी ये मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है, इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, और हमारे रोज के लाइफ में भी किया जाता है। अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया जाता है। इसका मतलब इसीलिए बोला गया है कि केमिस्ट्री ही सेंट्रल साइंस है, क्योंकि ये केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस है। इसका मतलब सेंट्रल यानी क्या होता है? सबके बीच वाला, जो कि सब में यूज होता हो। सबका बीच यानी सब में उसको थोड़ा थोड़ा तो हिस्सा हो। तो केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस है, ये आपको पता चल गया होगा। तो मैं आपको अपनी नोट्स के हिसाब से बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी 11th में हूँ, आपको पता है, और मैं खुद के भी नोट्स बनाती हूँ। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। Chemistry, the branch of science which deals with the study of matter, its physical and chemical property and the changes and the composition of matter is called as chemistry. Okay? ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र होता है। केमिस्ट्री ये इन हिंदी केमिस्ट्री ये ऐसी साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री ये ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हमें स्टडी करने को मिलता है मैटर के बारे में, उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किस कंडीशन में कैसे बिहेव करती है उसके बारे में हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। हम पढ़ते हैं या फिर हम उसका यूज़ करते हैं। ओके, तो फादर ऑफ द केमिस्ट्री इज एंटोनी लवाइजर, इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनी लवाइजर इज फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज द सेंट्रल साइंस। से आपको अब भी बताए, बिकॉज इट्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, बायोलॉजी, साइंस, अप्लाइड साइंस एंड अर्थ साइंस एंड स्पेस साइंस। तो ये आप नोट अपने बुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैंने अपने स्कूल कॉलेज के और अपने कोचिंग के नोट को कंबाइन करके बनाया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बेस्ट नोट है आपके लिए। कभी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑफकोर्स इसको लिख सकते हैं एज यू विश। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ लिखने के लिए, क्योंकि मैं भी खुद पढ़ रही हूँ और आपको भी पढ़ा रही हूँ। देखो, हम कभी किसी को पढ़ा रहे होते ना, हम जो पढ़े होते हैं वो देर तक याद रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद तो पढ़ रही हूँ, किसी और को भी पढ़ा। ओके, तो हम देखते हैं अभी नेचर ऑफ केमिस्ट्री। पहले हम बुक से स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम इधर से स्टडी करेंगे। ओके, so nature of chemistry. Chemistry is the traditionally classified further into 5 branches: organic, inorganic, physical, bio and analytic organic chemistry। मतलब ये 5 ब्रांचेस में डिवाइडेड है केमिस्ट्री। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ इज बायोकेमिस्ट्री, फिफ्थ इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसके डिटेल में ये जो पैराग्राफ में जो भी दिया हुआ है वो मैं आपको डिटेल में अपने नोट्स के हिसाब से बताऊंगी अभी। सो नेचर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ट्रेडिशनली क्लासिफाइड इनटू 5 ब्रांचेस। अभी देखिए हमने कि जो कि केमिस्ट्री है उसके टाइप होते हैं 5। वो अपनी नेचर
5 नेचर होते हैं केमिस्ट्री के। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक, थर्ड इज फिजिकल एंड फोर्थ इज बायो, फिफ्थ इज एनालिटिकल। इसमें थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो गया है तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। और सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक देखेंगे। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड और स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कॉम्बिनेशन, रिएक्शन एंड लिबरेशन ऑफ कार्बन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की। ऐसे केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की, उनके स्ट्रक्चर की, उनके प्रॉपर्टीज की, उनके कंपोजिशन, उनकी रिएक्शन की और उससे क्या क्या होता है, ये सब की हम जहाँ पे स्टडी करते हैं। जहाँ पे कार्बन का यूज होता है वहाँ पे जहाँ भी कार्बन दिख रहा है आपको और वो कार्बन दिख रहा है यानी उसकी स्टडी की गई, वहाँ पे उसका कंपोजिशन क्या गया, उसकी स्ट्रक्चर देखा गया, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी रिएक्शन, मतलब बहुत कुछ देखा गया। जैसे मतलब आपको जहाँ भी रिएक्शन में कार्बन दिखे तो उसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं। यानी कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की जहाँ पे स्टडी की जाती है उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है इन शॉर्ट। ओके, तो फिर फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। अभी नहीं आएगा, कभी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये भी तो आ सकता है क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का तो आपको पता होता है कि फादर कौन है, लेकिन हम जो ब्रांचेस है उसके भी तो फादर पता होना चाहिए ना हमें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर है फेडरिक होलर है। तो आप होलर करके भी याद रख सकते हैं। ये जो फेडरिक होलर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर है। एक बार इन शॉर्ट में बता रही हूँ मैं। ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें हमें स्टडी करने को मिलती है, पढ़ाई करने को मिलती है कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की, उनकी स्टडी, स्ट्रक्चर देखा जाता है, प्रॉपर्टी, कॉम्बिनेशन, रिएक्शन एंड ऑल थिंग, उनके बारे में एक्सेट्रा सब कुछ देखा जाता है, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ठीक है, फिर हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं। ये आपको दिख रही होगी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विदाउट स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड बट स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑल द केमिकल एलिमेंट एंड कंपाउंड इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हमें कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की स्टडी नहीं की जाती बट उसके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स और केमिकल एलिमेंट्स के कंपाउंड की स्टडी की जाती है, उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर है अल्फ्रेड वर्नर। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अल्फ्रेड वर्नर। सो फिर इसके बाद में थर्ड केमिस्ट्री का नेचर है फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, बिहेव ऑन अ मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक लेवल, अप्लाइंग द प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड मैथमेटिकल टूल्स ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिस्टम इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। मॉलिक्यूल्स एंड एटम के बेसिक तौर पर स्टडी की जाती है, मॉलिक्यूल और एटम के बेसिक तौर पर उनकी स्टडी की जाती है, उन्हें ही फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। सो फिर फिजिकल केमिस्ट्री के फादर कौन है? विल्हेल्म ऑस्टवल्ड ये फिजिकल केमिस्ट्री के फादर है। विल्हेल्म ऑस्टवल्ड ये फिजिकल केमिस्ट्री के फादर हैं। उसके बाद में हम चलते हैं बायो केमिस्ट्री के बारे में। हम उसके बाद देखते हैं बायो केमिस्ट्री को दिख रहा होगा शायद, बस चेक कर लेते कैमरा। ओके ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूरिंग इन द डैट इज अ बायो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ बायो केमिस्ट्री। इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है फिर क्या करें हम लोग? हमें तो बायो केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही नहीं समझ में आ रही है। मैं आपको इजी डेफिनेशन बताती हूँ इसकी, लेकिन मैं अपने मुंह से बताती हूँ। इसमें भी यही बताया, उसमें भी यही बताया। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं सब्सटेंस की और बायो मॉलिक्यूल्स की। देखो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज ए बायोकेमिस्ट्री, जिसमें बायोमोलिक्यूल की स्टडी की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो कीवर्ड है वो है बायोमोलिक्यूल, इट्स अ कीवर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन। सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंस in the that is the biomolecule is the called as biochemistry, and biomolecule means that जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड is known as biochemistry। और फादर कौन है बायोकेमिस्ट्री के? which is the father of biochemistry? इसके फादर है कार्ल
कार्लनेबर्ग, इसके जो बायोकेमिस्ट्री के फादर है कार्लनेबर्ग। फिर इसके बाद में आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, आपको दिख रहा है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the study of develop and applied the method to identify the chemical composition and quality those component of material is called as analytical chemistry। ऐसी केमिस्ट्री की बात जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे बनी है, किस चीज़ से बनी है, उसमें क्या क्या यूज़ किया है और कितने क्वालिटी का यूज़ किया है। जैसे कि हमारा ब्लैक बोर्ड है, उसके अंदर प्लास्टिक है, कौन सी प्लास्टिक यूज़ की है, उसमें क्या क्या और डाला है, कितना लकड़ा डाला है, ये सब का एनालाइट करना, उसका मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसकी स्टडी की इसमें की जाती है, एनालिटिक केमिस्ट्री में की जाती है। और इसके फादर कौन है? आइजैक कोलहॉफ। इसके फादर है आइजैक कोलहॉफ और इसके कार्लनेबर्ग। फिर उसके बाद में हम अपने बुक पे चलते हैं कि बुक में क्या चल रहा है। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ मैटर लिखा है। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट मैटर ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास। मैटर कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। जो मैंने इसके पहले ही आपको बताया था इंट्रोडक्शन में ही, ये वाले मैटर में ही आपको बताया था कि मैटर यानी क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और उसका खुद का मास भी होता है, उन्हीं को मैटर कहा जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखा है, इसको डेफिनेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने ईजिली समझने के लिए लिखा है। आप भी देख लो ये अच्छे से और आप भी लिख सकते हो। फिर वो मैटर जो है वो दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। जो मैटर के दो टाइप्स होते हैं, ओके। तो फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस, सेकंड इज मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस यानी क्या होता है? फिर मतलब ऐसे सब्सटेंस विच हैव द डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, दे ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टी रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब प्योर सब्सटेंस यानी उसका केमिकल कंपोजिशन ये डिफाइन होता है यानी फिक्स होता है और उसमें डिफाइंड प्रॉपर्टीज सब सेम प्रॉपर्टीज का यूज होता है। प्योर सब्सटेंस यानी जिसका केमिकल कंपोजिशन ही फिक्स होता है। ये वर्ड आप याद रखो, आपको कोई भी रॉन्ग नहीं दे सकता। जिसका केमिकल कंपोजिशन ये फिक्स होता है, क्या होता है? फिक्स होता है, उसी को कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं होता उसी को बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर हैव द नो डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन। ये जो कीवर्ड है डिफाइनिंग केमिकल कंपोजिशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों डेफिनेशन में। तो ये कीवर्ड है, ये क्या है? कीवर्ड है। तो ये आपको ज़रूर याद करना है, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। प्योर सब्सटेंस है जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, मिक्सचर है जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता। फिर उसका एग्जांपल क्या है? प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर मेटल, डिस्टिंक्ट वाटर, ये उसका एग्जांपल है। एग्जांपल भी लिखने आ सकता है, तो इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। फिर इसके ई लेक्चर के बाद में आप याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद वाला टॉपिक पे आएगा, तो उसको समझने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए और मेरे पढ़ाने के लिए भी ईजी हो जाएगा। मुझे भी पढ़ना है, ओके। मैं इस लेक्चर के बाद में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ लूँगी, क्योंकि मैं भी आपकी जैसी हूँ, ओके। मैं आपके ही क्लास में हूँ। फिर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का क्या एग्जाम्पल है? पेंट, जैसा कि आप अपने घर में पेंट कर रहे हैं, दिवाली में पेंट होता है ना, किसी के घर में होता होगा, किसी के घर में नहीं होता होगा, लेकिन सोचो कि आपके घर में पेंट हो रहा है, तो फिर आपने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया होंगे पेंट में क्या क्या मिक्स करते होंगे, उसमें से इतनी अच्छी स्मेल आती है। किसी को अच्छी लगती होंगी, किसी को अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है, दैट्स फाइन। सो फिर यहाँ दिया हुआ है पेंट में क्या क्या मिक्स होता है। सो गाइज, पेंट में ऑयल मिक्स होता है, पिगमेंट मिक्स होता है, एडिटिव यानी ऊपर से मिलाई जाने वाली चीज़ जिसको अच्छे से बनाता है, वो पेंट को अच्छे कलर में, उसमें जो कुछ अच्छी चीज़ें डाली जाती है उसको बोलते हैं एडिटिव। पिगमेंट यानी शायद कलर होता है, आई थिंक आप सर्च कर लेना है पिगमेंट यानी कलर क्या होता है। मेरे ख्याल से तो पिगमेंट यानी कलर होता है। सो फिर कॉन्क्रीट, आपका घर बना, ओके। मैं आपको घर पे ही ले जा रही हूँ, तो बुरा मत मानना, किसी का घर नहीं होगा तो सॉरी। सो देखो कॉन्क्रीट यानी क्या होता है, फिर आपका घर बन रहा है, ओके। सो घर बन रहा है, उसमें सीमेंट भी लगा होगा, ईंटों का घर बना होगा। कभी आपका घर ईंटों का नहीं भी बना होगा, तो इमेजिन करो कि आपको फ्यूचर में ईंटों का घर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्क्रीट बनाना पड़ेगा। कॉन्क्रीट में क्या मिक्स होता है ये यहाँ दिया हुआ है। सबको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कॉन्क्रीट में क्या क्या डालूँ मैं जिससे हमारा घर बन जाए, ओके ना। सो देखो मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर। सैंड मतलब मट्टी डाली जाती है, मतलब वो रेती डाली जाती है, उसमें सीमेंट डाला जाता है, वाटर डाला जाता है, और कोई जगह पे गिट्टी भी डाली जाती है। यहाँ गिट्टी नहीं दी हुई है, लेकिन यहाँ गिट्टी भी डाली जाती है ताकि मजबूती ज़्यादा हो, ओके। सो प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है प्योर मेटल, डिस्टिल्ड वाटर, और मिक्सचर के एग्जांपल है कंक्रीट, पेंट, जो कि आपको अच्छे से याद करके ज़रूर जाना है ओके। एज योर विश, आप याद करो या ना करो, मुझे तो जाना पड़ेगा याद करके। और देखो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि
क्या क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक के ज़रूर देखना। फिर यहाँ पे प्योर सब्सटेंस, ये जो प्योर सब्सटेंस जो है ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर मैटर के बारे में हमने डिस्कस किए, प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किए, उसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया, मिक्सचर के बारे में भी डिस्कस किया, उसके एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कस किया। अभी उनके जो जो टाइप हुए हैं उनके बारे में भी तो डिस्कस करना हमारी जिम्मेदारी है ना। सो देखो फिर प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस जो है, ये जो प्योर सब्सटेंस है कितने इसमें डिवाइड हुआ है, तो इसमें कौन कौन थे वो दो चीज़ें, एलिमेंट और कंपाउंड। आपको दिख रहा होगा एलिमेंट एंड कंपाउंड, आप जानते भी होंगे एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि इस साल थोड़ा चेंज हुआ है डेफिनेशन में। देख लो अभी आप प्योर सब्सटेंस यानी फर्दर डिवाइडेड टू एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइडेड है, which cannot be broken down into simpler substance by any ordinary chemical change। ऑर्डिनरी केमिकल चेंज होते समय केमिकल एलिमेंट ही प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस का टाइप भी है, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस है और वो सिंपल सब्सटेंस से टूटते नहीं है। जैसे कि एक एलिमेंट है कार्बन, कार्बन ये किसी से भी टूट सकता है क्या, वो सिंगल है, कंपाउंड नहीं है जो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो टूटते नहीं है किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल चेंज पे। लेकिन उसमें कोई स्पेशल केमिकल चेंज किया जाए, कुछ अलग सा कुछ किया जाए तो वो टूट सकते हैं, लेकिन उसमें स्पेशल केमिकल चेंज भी करना ज़रूरी होता है। सो फिर एलिमेंट्स कितने इसमें डिवाइडेड है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं। सो गाइस नेक्स्ट पेज के लिए तैयार हो। आपको ये दिख रहा है क्या, मेटल, सॉरी हल रहा हूँ कैमरा। सो देखो फिर मेटल यानी जिस द एलिमेंट कंटेन पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज मेटल। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि हमें 7th क्लास से ही पता है और पता भी होना चाहिए, कुछ सिंपल से डेफिनेशन तो याद रहे हमें। सो देखो मेटल यानी क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल के। मेटल है अक्षर होता है, वो चमकता है, उसमें चकाकी होती है, ये हमारे मैम ने बताया था, इससे चकाकी वर्ड मेरे दिमाग में घुस गया है। ओके, चमकता है, वो साइन करता है अपीयरेंसेस में। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। गुड कंडक्टर को हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है मेटल्स को, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लक्ष्यर, इसमें मैं की पॉइंट आपको टिक करवा के दे रही हूँ, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। वायर में वो कन्वर्ट होता है। देखो बहुत सारा सोना है, उसमें हमें आप गोल्ड है, बहुत सारा गोल्ड है, उसमें आप इतनी छोटी छोटी भी बनाई जा सकती है ना, वायर जैसा ही बनाया जा सकता है ना। सो उसको ही बोलते हैं डक्टिलिटी। उसको गोल गोल राउंड में बनाना है, यानी डक्टिलिटी कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट आर मेलेबल। ये है मेलाबिलिटी, इसको बोलते हैं मेलाबिलिटी। मेलाबल यानी मेलाबिलिटी। सो फिर इसका एग्जांपल क्या है, गोल्ड। आपको तो जानते हैं गोल्ड की अभी कितनी प्राइस चल रही होंगी, गोल्ड लेना है ना बहुत एक्सपेंसिव हो गया। सो गोल्ड याद रखना बहुत एक्सपेंसिव है। सिल्वर, सिल्वर भी ले सकते हैं लेकिन वो भी एक्सपेंसिव हो गया, अभी थोड़ा कम है गोल्ड से लेकिन एक्सपेंसिव है, ये भी याद रख सकते हो आप। कॉपर, कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ये मेटल है लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे इज अ लिक्विड होती है। लिक्विड इन मेटल इन रूम टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ये मेटल के एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई भी नहीं आएगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये नहीं आएगा, लेकिन मर्क्यूरी जरूर आ सकते हैं, इसकी गारंटी पक्का 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 है। सो फिर आते हैं हम लोग नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल लेने क्या होता है, द एलिमेंट कंटेन नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड एज अ नॉन मेटल। ये भी डेफिनेशन हमें पहले से याद है। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन आपको भी याद रखना है, कभी आपके टीचर ने पूछे तो आप बता सको। ओके, फिर ये इसके भी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। हम नो लक्ष्य, ये चमकता नहीं है, नॉन मेटल ये चमकते नहीं है। एक्सेप्शन डायमंड एंड आयोडीन। डायमंड जो होता है कितना प्यारा होता है, कभी देखे हो क्या डायमंड को? सो क्यूट बोले क्या बोले समझ में नहीं आता, कितना प्यारा होता है वो, मतलब उसे देखने के लिए जैसा लगता है कि कितना अच्छा होता है हाथ में, तो वाह। सो जाने तो अभी बाद की बात है, वो सपना पूरा हो तो बहुत बड़ी बात है। तो ये डायमंड है वो चमकता है। आयोडीन भी होता है जो नमक में रहता है, आयोडीन नमक खाना चाहिए ऐसे बोलते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है आयोडीन। सो डायमंड एंड आयोडीन ये चमकते हैं, ये एक्सेप्शन है किसके, नॉन मेटल के। सो प्योर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी आपने सुने होंगे, ग्रेफाइट यानी आपको मैं दिखा भी देती हूँ ग्रेफाइट कैसे रहती है। पहले मैं एक्सेप्शन मतलब ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मेटल में होती है, तो नॉट गुड कंडक्टर इसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती। और ये देखो ग्रेफाइट आपको दिख रही होंगी, ग्रेफाइट ये जो इसकी पेंसिल की नोक है इसमें ग्रेफाइट है, इसमें नॉन मेटल है लेकिन ये मेटल जैसे काम करती है। इसमें कभी हम तार वगैरह लगाए तो इससे लाइट जल सकती है। सो ये ग्रेफाइट है।
जो कि मैंने आपको लाइव दिखाई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, इसको रखते हैं बाजू में ही। अभी हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। कैन बी हैमर्ड इनटू शीट और ड्रॉन इनटू वायर बिकॉज दे आर ब्रिटल। वो ब्रिटल होता है, उसकी वजह से हम उसको हैमर कर सकते हैं, उसको ठोक सकते हैं, उससे हम थीन वायर बना सकते हैं। सो फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन, एटीसी। जो आपको कार्बन जहाँ वह यूज़ करते हैं, आप कार्बन कंपाउंड इस चैप्टर से आप 10th में बहुत ज़्यादा डरे होंगे शायद। सो वही कार्बन इसका एग्जाम्पल है, तो ये तो नहीं भूल सकते आप लोग। 2 एग्जाम्पल कंपल्सरी है याद करने के लिए। आयोडीन भी नहीं भूल सकते, क्योंकि हम नमक खाते हो ना भाई, खाने वाली चीज़ को कौन भूलता है। सो आयोडीन एंड कार्बन, इनको तो नहीं भूलना है। अभी बीच किया है नाइट्रोजन, वो भी याद से हो जाएगा आपको, डोंट वरी। सो मेटाबॉलिक, इसके बाद में मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स जो मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करके जो भी प्रॉपर्टी शो करता है उसको मेटालॉइड कहा जाता है। सम एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड एज मेटालॉइड। सेमी मेटल भी कहा जाता है इसको, किसको, मेटालॉइड को। और इसके एग्जांपल है आर्सेनिक, सिलिकॉन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन का 14 है एटॉमिक नंबर, देख लेना एक बार। जर्मनियम, ये है मेटालॉइड के एग्जाम्पल, दिख रहे होंगे एग्जाम्पल। सो मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई है, आवाज़ पे मत जाना हाँ प्लीज़। थोड़ी ख़राब हो गई है बोल के, मतलब बोल के नहीं, वो मैंने कुछ ठंडा पानी पी लिया था, इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए नो छुट्टी है यार। एक दिन में आप छुट्टी ले लोगे ना पढ़ाई से, हो गया, दूसरे दिन तो आपको पढ़ के ही नहीं होगा यार। फिर हम देखते हैं, चलो वो बातें छोड़ते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर हम सॉरी हमें और इसी मतलब भी होना चाहिए जिसके हम बोर ना हो। सो अभी हम देखते हैं कंपाउंड के बारे में, अक्षर के बारे में देख के हो गए। हाँ, एलिमेंट के बारे में भी देख के हो गए। मैटर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट के टाइप, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। इसके बाद में हम देखते हैं कंपाउंड, जो कि ये है कंपाउंड, वो दिख रहा होगा कंपाउंड। ये भी एक मिक्सचर के जैसा ही होता है, आपको दिख रहा है ना, तो कमेंट कीजिए कि दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। ओके, कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। कंपाउंड ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये टूट सकते हैं किसी भी केमिकल, ऑर्डिनरी केमिकल कंपोजिशन से ये टूट सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, CaCO3 है, तो ये C अलग हो सकता है, CO3 अलग हो सकता है, यानी वो टूट सकता है ना। CO2 वो अलग हो सकता है, C2 अलग हो सकता है, मतलब अलग अलग हो सकते हैं ना। इसका मतलब कंपाउंड ही टूट सकते हैं, कोई भी केमिकल चेंज से टूट सकते हैं कंपाउंड। जैसे कोई मतलब कोई भी प्योर सब्सटेंस, ये कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है और कोई भी कंपाउंड तोड़ सकता है सिंपल सब्सटेंस से भी, तो उसको ही बोलते हैं कंपाउंड। मिक्सचर, इसके बाद में हम मिक्सचर के बारे में देखते हैं, क्योंकि हम मिक्सचर के बारे में देख चुके हैं इसके पहले ही। तो मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गई, सो सॉरी, प्लीज़ माफ कर देना। हाँ, तो फिर देखो, मिक्सचर इन ए मिक्सचर कंटेन 2 or more substance in a fixed proportion and may be separated by the physical method. Mixture are further divided into homogeneous and heterogeneous. Solution are a homogeneous mixture become the molecules of constituent solid and solvent are uniformly fixed throughout this bowl. In heterogeneous mixture, the molecules of constituent are not uniformly mixed throughout the bowl. For example, suspension of insoluble solid in a liquid. So मैं इसके ये जो हमने पुराण देखे पूरा ये पढ़ के उसका मैं सिंपल में बताना चाहूँगी। जो होमोलोगस मिक्सचर है, ये सॉल्यूशन है होमोलोगस मिक्सचर, solution and homogeneous mixture, the molecules of constituent solute and solvent are uniformly mixed throughout its bulk is called as a homogeneous mixture. homogeneous mixture यानी solid और solvent का यूनिफॉर्मली मिक्स होना। सॉलिड और सॉल्वेंट आपको पता होगा, सॉल्यूशन, सॉलिड एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का यूनिफॉर्मली मिक्स होना, डैट मीन्स ये होमोजीनियस मिक्सचर है। यानी इसका सेम, होमो यानी सेम होता है, ट्रू यानी डिफरेंट होता है। तो सॉलिड एंड सॉल्वेंट का मिक्स होना यूनिफॉर्मली, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्स नहीं होना, इसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस। तो उसका एग्जाम्पल भी आपने देख चुके हैं, बोल के मिक्स होना। ओके, फिर हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम देखने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर 1.2.3। अभी हम क्या क्या देखे, 1.2.2 देखे हैं, अभी हम 1.2.3 से स्टार्ट करेंगे।
या फिर मैं आपको पढ़ा दूँ ये? नहीं, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। सो यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ओके, आपको पसंद आया या ना आए, मैंने खुद ने पढ़ लिया, आप पढ़ो या ना पढ़ो मुझे क्या मतलब, मैंने वीडियो डाल दिया, आप पढ़ो या ना पढ़ो, मेरा 11th हो जाएगा शायद, आपका 11th चालू होगा, इससे मुझे मतलब नहीं है। अरे सॉरी, मैं आपको कुछ नोट्स दिखाना चाहती हूँ, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी और नेक्स्ट लेक्चर देखना ज़रूर।